नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। देश में सूरज की पहली किरण जिस राज्य में सबसे पहले पड़ती है वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और ये राज्य देश को उम्मीद की किरण दे रहा है, उन लाखों युवाओं में उम्मीद जगा रहा है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के बाद कई सालों तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक ही दिन में परीक्षा लेकर उसी दिन उसका फाइनल परिणाम भी घोषित कर दिया है। और सुबह को जो युवा बेरोजगार बनकर परीक्षा में बैठे थे, शाम ढलते ही वो सरकारी कर्मचारी बन गए। और ये सब संभव हो सका है बिहार के लाल, जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक हैं। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत समस्तीपुर के रहने वाले आईएएस संतोष कुमार को प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी तब सौंपी गई थी जब फरवरी 2020 में एलडीसी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और सरकार की जमकर किरकिरी भी हुई थी। लेकिन जब से संतोष कुमार ने जिम्मेदारी संभाली है, तब से हर एक परीक्षा में बगैर कोई विवाद के अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कुछ न कुछ नया कीर्तिमान ही बना रहा है। वहीं ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी अरुणाचल का ये कर्मचारी चयन बोर्ड है देश में नंबर 1। और अब कुछ पॉइंट के जरिए इन सब चीजों को समझने की कोशिश करिए। एक साल पहले अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जिम्मा संभाले थे संतोष कुमार ने, और संतोष कुमार ने कई कीर्तिमान रचे। पिछले एक साल में 8 परीक्षा का परिणाम घोषित किया और TRIHMS की परीक्षा का परिणाम 14 घंटे में सामने आई और IPRD की परीक्षा का परिणाम महज 9 घंटे में सामने आई और LDC परीक्षा का परिणाम 36 घंटों के भीतर जारी किया गया और जूनियर एस्टिमेटर की परीक्षा का रिजल्ट 24 घंटे में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में भी बना था। और ये कीर्तिमान 100 दिनों के भीतर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया हुई थी और IPRD की परीक्षा भी और LDC परीक्षा का भी परिणाम 36 घंटों के भीतर लाया गया और जूनियर एस्टिमेटर की परीक्षा का रिजल्ट भी 24 घंटों के भीतर जारी किया गया। तो संतोष का काम बेमिसाल और हम आपको ये 10 पॉइंट बता रहे हैं जहां 100 दिनों के भीतर परीक्षा हुई थी पूरी और उसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा भी 6 महीनों में हुआ। साथ ही अन्य राज्यों में लगते हैं 2 से 5 साल। तो देखिए ये बड़ी बात। और ट्रांसपेरेंसी में APSSB पूरे देश में नंबर 1 है। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर और अगली खबर बोकारो से है। बोकारो में पर्वतपुर कोल ब्लॉक में फंसे 4 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है और स्थानीय लोगों और BCCL की रेस्क्यू टीम की ओर से निकालने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। तो देखिए यह बड़ी खबर हम आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां चाल धंसने के बाद 4 मजदूर फंसे हैं और अब तक निकालने की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हो चुकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन मजदूरों को निकालने के लिए NDRF का सहयोग लेने की कोशिश में जुटा है। और आपको बता दें कि एयर ब्लास्ट होने से पर्वतपुर कोल ब्लॉक में चाल धंस गया था, जिसमें अवैध खनन के दौरान 4 मजदूर फंस गए हैं और मजदूरों को निकालने में लापरवाही से लोगों में BCCL प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। वहीं लोगों में आक्रोश को देखते हुए BCCL ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, अब तक 4 लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है और उसके बाद से BCCL के रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने के बाद जब हाथ खड़े कर दिए गए तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने NDRF से संपर्क करने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि NDRF कब तक बोकारो पहुंचेगी, फिर या कम्युनिकेट क्या किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट जानकारी ये बता दूं कि जिस प्रकार से जहां एयर ब्लास्ट हुआ था, जो ऊपरी सतह है उसका दरार बढ़ते जा रहा है
इसीलिए बीसीसीएल प्रबंधन ने फिलहाल वहां लोगों को जाने के लिए रोक लगा दी है और उसको पूरा रेड जोन घोषित कर दिया है। पुलिस प्रशासन भी इस पर अब नजर बनाए हुए है। लेकिन घर वाले, जिसके घर वाले वहां फंसे हुए हैं, वो काफी जो दुखी है, क्योंकि अगर माना जाए कि अगर वो जिंदा है तो उन्हें जिंदा चाहिए, लेकिन अगर वो अंदर उनकी जान चली गई है तो उनका शव जरूर उनको मिलना चाहिए। ग्रामीणों में भी यही बात कही जा रही है। जी आप जी मृत्युंजय, जैसा कि कल 4 लोगों की आवाज आ रही थी, तो क्या अभी क्या कुछ इस पर जानकारी है? देखिए, फिलहाल जब हम लोग कल ग्राउंड जीरो पर थे, कल शाम तक थे, उसके बाद से कोई आवाज आनी बंद हो चुकी थी। जिस प्रकार से लग रहा है, जिस प्रकार से रेस्क्यू टीम ने बताया कि क्योंकि वो एयर ब्लास्ट हुआ था और लोग वहां फंसे हुए थे, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा होगा और लोग दबे भी होंगे, क्योंकि एयर ब्लास्ट होने के बाद होता क्या है कि पत्थर पूरा जाम हो गया था। सुरंग 2.5 फीट की थी, इसीलिए धीरे धीरे अब उनके ऊपर अगर पत्थर गिरा है तो कहीं ना कहीं वो चोटिल होंगे। तो ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल उन लोगों की स्थिति तो अंदर अच्छी नहीं होगी। अब ये सभी आस लगा रहे हैं कि अगर एनडीआरएफ आए और इस पर कोई कार्रवाई की और उस पर रेस्क्यू करना स्टार्ट करे, अगर किसी के किस्मत में बचना होगा तभी वो जिंदा निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीसीसीएल के अधिकारियों ने कहा है कि जिस प्रकार से यह स्थिति वहां है, वो कहना बड़ी मुश्किल है कि अंदर वो जिंदा है कि नहीं है। उन लोगों में भी आवाज लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड उधर से नहीं आया था। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति काफी चिंताजनक है, लेकिन लोगों की मांग है कि कम से कम 100 अगर अंदर हैं तो जरूर उन्हें मिलने चाहिए। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। बढ़ते अगली खबर की ओर और नालंदा से आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार शरीफ सदर अस्पताल बांट रहा एड्स। तो ये बड़ी खबर नालंदा से, जहां बिहार शरीफ सदर अस्पताल बांट रहा है एड्स। प्रसूता को चढ़ाया गया HIV पॉजिटिव का खून। तो यह बड़ी खबर नालंदा से, खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। ब्लड बैंक के टेक्नीशियन को शौकौत जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि 3 नवंबर को एक प्रसूता अस्पताल में भर्ती हुई थी जिसे खून की जरूरत थी और प्रसूता के HIV पॉजिटिव पति ने 1 यूनिट ब्लड देकर ब्लड बैंक से 1 यूनिट खून लिया। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद जब एक दूसरी प्रसूता महिला पहुंची तो उसे भी ब्लड की जरूरत हुई, जहां से ब्लड बैंक ने उसी खून को उसे दे दिया। और खुलासा तब हुआ जब पहली प्रसूता महिला दवा लेने के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां काउंसलिंग के दौरान कागजात देखकर काउंसलर ने ब्लड बैंक में दिए गए उसके पति की खून की पड़ताल करवाई तो पता चला कि ये ब्लड किसी और को दिया जा चुका है। और खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है और अस्पताल अधीक्षक ने ब्लड बैंक के टेक्नीशियन से शौकौज मांगा है, साथ ही उच्च स्तरीय जांच की भी अनुशंसा की है। इलेक्शन करने के बाद उसका हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, उसमें उसका जांच जो है सो निगेटिव आया। तो ब्लड बैंक में निगेटिव जो ब्लड आता है उसको ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है, पॉजिटिव आता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो चूंकि ब्लड बैंक में हम लोग जांच किए तो उसका रिपोर्ट निगेटिव आया, तो उसको ब्लड बैंक में स्टोर कर दिया गया। और 2 या 3 दिन के बाद जब उस ग्रुप का डिमांड आया दूसरे पेशेंट का, तो उसको सप्लाई किया गया क्योंकि वो ब्लड निगेटिव था। फिर इधर 25 तारीख को हमको से सवाल पूछा गया कि वो पेशेंट जो था से HIV पॉजिटिव था, आपने उसको निगेटिव किस आधार पे दिया। तो हमने अपना वहाँ बात रखा कि जो किट से हम जांच किए, जो हमारे पास सुविधा स्कैनिंग टेस्ट का है, उसके अनुसार वो रिजल्ट निगेटिव आया। अगर चूँकि HIV पेशेंट जो है अगर है पॉजिटिव, एक्चुअली में वो पहले से है और अगर दवा खा रहा है लंबा समय से, तो उसका बॉडी का जो होता है इसे वायरल लोड कम जाता है। और वायरल लोड कम होने की वजह से कभी कभी स्कैनिंग टेस्ट में वायरल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जिससे गलती डोनेट करने वाला कि अपना वो छिपा ले। तो जो ब्लड चढ़ा है उस पर क्या उसको फॉलो अप करना होगा। ठीक, इस तरह का जो बार बार ऐसा आता है उस पर बार नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। और देखिए, अब इस मामले पे बहुत सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक। तो देखिए, ये मामला गंभीर है और अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल ये कि मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक। तो बिहार शरीफ सदर अस्पताल बांट रहा एड्स और इस पूरे गंभीर मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जांच मशीनें सही नहीं होगी तो एड्स बांटेंगे।
तो देखिए ये कई अहम सवाल और सरकारी अस्पतालों पर कैसे होगा भरोसा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक है फोन लाइन पर। अभिषेक, देखिए एक बहुत बड़ी लापरवाही, क्या कुछ इस पर अधिक अपडेट है? जी बता दो कि फिलहाल इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का अनुशंसा कर दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि जो लैब टेक्नीशियन है उनकी लापरवाही सामने आई है। हालांकि सदर स्तर उपाधीक्षक सुजीत कुमार ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो जो प्रस्तुता जो है जो प्रसव महिला जो यहाँ पहुंची थी उनके पति द्वारा एक तो गलत ही किया गया था कि उन्होंने जो घटनाक्रम है वो जो एड्स था उनको छिपाया गया था, उस बीमारी को छिपाकर उन्होंने खून दिया और वहां से जब लापरवाही बरती गई तो इन्होंने लैब टेक्नीशियन में नहीं जांच की और वही खून किसी और को दे दी जहाँ प्रसव पीड़िता को चढ़ाया गया। लेकिन इस तरह से मामला जो हुआ है उसके बाद खुलासे हुई है। खुलासे के बाद पूरे मामला जो हरदम मच गया स्वास्थ्य विभाग में और जांच के अध्यक्षता ही कुछ कार्रवाई होगी। जी अभिषेक, देखिए हालांकि लैब टेक्नीशियन को शौकौस तो जारी कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक होगा? जी यही तो इसलिए सदर स्तर उपाधीक्षक उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से लापरवाही हुई है उससे कहीं न कहीं मरीज का जो जान की खतरा है और जो जिस मरीज को एड्स नहीं थी उसे एड्स होने की और उसके परिवार को एड्स होने की संभावना बनी हुई। जी देखिए, जांच मशीनें अगर सही नहीं होगी तो एड्स तो बांटेंगे और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अभिषेक जी अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा कि चूक कहाँ से हुई है, लेकिन चूक तो कहीं न कहीं एक तो पीड़ित के परिजन के द्वारा खून देने के बाद हुई, दूसरी है कि जो लैब टेक्नीशियन उन्होंने खून की जांच नहीं किया कि बिना जांच से हुए कैसे दे दिया, ये सबसे बड़ी बात सवाल है। और ये मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी जांच की सवाल है। जी इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने को लेकर पुलिस एक्शन में है। कटिहार में देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने कई होटलों में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान टीम को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। उत्पाद विभाग की टीम सिर्फ पटना महानगर तक नहीं बल्कि अब जिले जिले पर होटल में आकर छापेमारी कर रहे हैं। हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक सर हैं। सर क्या हो रहा है, ये तलाशी किस तरह की तलाशी है, क्या निर्देश? जी जिला अंतर्गत जो है मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट हर जगह कार्रवाई करी है। उसी के क्रम में आज शहर के विभिन्न होटलों में हमारी चेकिंग और छापेमारी के अभियान चल रही है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना ना रहे। लगातार इस तरह का छापेमारी देखने को मिलेगा? लगातार बिल्कुल लगातार यह कार्रवाई जारी है। आप देख रहे होंगे कि जिले के हर जगह हर क्षेत्रों में हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, उसको लेकर क्या विशेष? बिल्कुल इसमें बिल्कुल संभावना रहती है कि बाहर के लोग आते हैं और कहीं ना कहीं उनको या तो अवेयर नहीं है या वो जानबूझ करके इस तरीके का काम करते हैं। उन सब रोकने के लिए, उन सब घटनाओं को रोकने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्पाद अधीक्षक थे, बता रहे थे कि लगातार इस तरह का अभियान चलते रहेगा और ये सिर्फ शादी ब्याह के मौसम ही नहीं बल्कि अब आम दिनों में भी ये इस तरह की जांच देखने को मिलेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इधर मधुबनी जिले के करीब 10 थाना क्षेत्रों में नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है और ऐसे में इन इलाकों को शराब मुक्त रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इन इलाकों में थोड़ी भी लापरवाही होने पर अक्सर शराब तस्करी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और बॉर्डर पार से आने जाने वालों की बहुत ही बारीकी से तलाशी भी ली जा रही है। वहीं चौकीदारों का ग्रुप बनाकर अलग अलग शिफ्टों में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और ये लोग साइकिल पर सवार होकर सीमावर्ती इलाके के गांवों और कस्बों में हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। और मधुबनी के लौकेही में रात के वक्त नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी की मुस्तैदी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। शराबबंदी को लेकर पुलिस महकमा खासा अलर्ट है। खास करके मधुबनी जिले की बात कर रहे हैं तो यहाँ मधुबनी जिला का लगभग आधा दर्जन थाना क्षेत्र ऐसा है जो जिसके करीब से या पास में बिल्कुल सटा हुआ नेपाल का खुला बॉर्डर है और ऐसे में उन इलाकों में शराबबंदी कानून को सही मायने में सफल बनाने के लिए पुलिस महकमा को खासा अलर्ट रहना पड़ रहा है। अभी मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये मधुबनी के लोखी थाना क्षेत्र की है। ये लोखी जो है ये मधुबनी का जो थाना क्षेत्र है वो नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। शराब तस्करी की यहाँ अक्सर
आशंका बनी रहती है। ऐसे में पुलिस जो है खासी अलर्ट है। अभी ये रात के वक्त यहाँ जो ये लोखी में जो नेपाल बॉर्डर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं तो यहाँ एसएसबी के जवान भी होते हैं और पुलिस भी, जो लोखी पुलिस है वो एक एक जो यहाँ लोग जो आते हैं उनके सामान की यहाँ जो चेकिंग होती है। और उसके साथ ही यहाँ जो इस इलाके के जो पुलिसकर्मी हैं या जो मतलब थाना के और भी जो स्टाफ हैं या जो आला अधिकारी हैं वो हमेशा बॉर्डर इलाके में नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन ये जो खास करके इन इलाकों के जो चौकीदार हैं उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जैसे अक्सर यहाँ मतलब ये अलग अलग शिफ्ट में कभी पैदल कभी साइकिल से जो गांव-गांव में गलियों की खाक छानते हैं कि कहीं भी इस इलाके में शराब से जुड़ा हुआ कोई भी मामला या कोई भी सूचना आते ही ये वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ बॉर्डर है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में जो चौकीदार हैं, जो इन इलाकों के जो चौकीदार हैं वो अक्सर यहाँ जो गांव में चाहे रात का वक्त हो या दिन में ये लोग साइकिल से या पैदल भी गश्त में निकले हुए हैं। और यहाँ इस इलाके में जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यहाँ भी जो कुछ पुलिसकर्मी हैं या चौकीदार हैं वो लोग जैसे यहाँ साइकिल से भी घूम रहे हैं। आइए जैसे इन लोगों से बात करते हैं कि ये जैसे की नाम भेले अहाँ सबके? हम अर्जुन कुमार बोले ना। अहाँ सब मतलब एठाम लोखी थाना में चौकीदार छे? हाँ, लोखी थाना में चौकीदार छे। तो की इलाका में जना खुला बॉर्डर छे नेपाल से और सरकार जना शराबबंदी के लगा बहुत मतलब सख्ती बरते के केने छथिन, तो जना अहाँ सब की कना इस सब इलाका में जना अक्सर आशंका बनल रहे छे, की करे छे? हमरा का शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर करे छे, बारी से अपन चेक करी छे जे कोई खुला आदमी कुछ के लेके आवे न जाए न, या जेठाम जाए लग नहीं छे पैदल घूमे छे? जी सर, जहाँ साइकिल से जाने वाला है वहाँ साइकिल से जाते हैं, जहाँ पैदल जाने वाला धनबाद हम बॉर्डर कहते थाल खींच है वहाँ पैदल भी जाते हैं। मतलब जहाँ कीचड़ वाला इलाका है उसमें पैदल भी जाना होता है? जी हमेशा निकलते हैं, रात दिन जैसे हम लोग का शिफ्ट बना देता है 4-4 का। हर मतलब रात का भी ड्यूटी करते हैं, शाम का भी हरदम ड्यूटी करते रहते हैं। जाड़ा का समय आ गया है तो और थोड़ी परेशानी बढ़ गई होगी? हाँ, पूरा जो है हम लोग जो है बॉर्डर करते पूरा परेशान रहते हैं। जो ये रात में जो अभी जो जाड़े का वक्त है और इन इलाकों में काफ़ी ठंड भी होता है, और ये जो खुला हुआ इलाका है यहाँ जो ठंड के मौसम में जवानों के लिए और ख़ास करके जो इन इलाकों में जो रात में जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और बुलेटिन में अब बात मजदूरों की कमी की। नवादा जिले में मजदूरों की कमी के कारण धान की कटनी प्रभावित हो रही है। समय पर कटनी नहीं होने से रबी के फसल की बुआई भी प्रभावित हो रही है। और बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव और ईंट भट्टों पर मजदूरों के चले जाने के कारण किसानों को धान की कटनी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और नवादा में किसानों की इस परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता अनिल विशाल ने। तो में इन दिनों धान कटनी का समय आ चुका है, मगर नवादा में इन दिनों धान कटनी पर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कई इलाके के मजदूर जो है सो अभी ईंट भट्ठे पे चले गए हैं और बड़ी संख्या में पलायन होने के कारण खेतों में मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण खेत में जो धान की जो बालियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर पड़े हुए हैं और जिसका कारण है कि किसानों की खेती कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। दूसरा यह रीज़न है कि पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग इलाकों में लोग चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त हैं, जिसके कारण भी मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या समस्या हो रहा है अभी? समस्या क्या है, अभी तो आदमी यहाँ पर बहुत कमी है, क्या किया जाए आप लोग बता सकते हैं? मतलब अभी मजदूर लोग कहाँ गए? सर मजदूर लोग कुछ भट्टे किए हुए हैं, कुछ है, कुछ इलेक्शन में है। हाँ बस उसके बाद अब क्या बोले, उसके कारण नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, धान वैसे ही लगा हुआ। हाँ किसानों का अलग ही अभी इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। बतावा चाची, की दिक्कत हो रही धान कटनी में? की दिक्कत होगा, यही धान कटनी के मजदूर नहीं मिल रहे है, तो हम अपने लोग अपने लगल है। अच्छा, सब कहाँ गिल थी अभी? अभी कट खोला गए हैं, आकुर वोट में थोड़े अथी है, यही कारण नहीं हो पा रहा है ना? यही कारण नहीं अभी कट रहा है। जैसा कि आपने सुना, किसानों की जो समस्या जो है यह भी लगातार बरकरार है और ज़िले के कई इलाकों में इस प्रकार की समस्या देखी जा रही है, क्योंकि नवादा ज़िले से बड़े पैमाने पर इस वक्त मजदूरों का पलायन होता है, जिससे जो इलाके के जो किसान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।